हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा ज़ोहरा ऑफिशियल। ख़बरें कल से यही हैं कि क्वाइटली टर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट होस्ट कर रहे हैं मीडिएशन को बिटवीन यूएस एंड ईरान। वाइल दिस इज़ हैपनिंग, जंग रुकी नहीं है। ड्रोन फुटेज जो है अल जज़ीरा के मुताबिक वो दिखा रही है कि ईरानियन मिसाइल्स ने तल अवीव में बहुत तबाही मचाई है, और ये काफ़ी थॉरो ड्रोन फुटेज है मेरे सामने। इसके अलावा यूके पॉलिटिको के मुताबिक एक समिट होस्ट करना चाहता है जिसमें वो प्रपोजल देना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कैसे किया जाए, यानी कि अब डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया जा रहा है इस प्रॉब्लम को, जो कि शुरू में लगा था कि एक एक करके शायद वेस्टर्न एलाइज अपनी बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ी सी एस्केलेशन होगी, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें डिफरेंट तरीके से इस मामले को अप्रोच किया जा रहा है। डिप्लोमेसी, समिट्स, ये नाम दोबारा सुनने को मिल रहे हैं। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने लॉन्च किया है वेव ऑफ मिसाइल्स एट इजराइल आफ्टर ट्रंप सेड कि हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले की धमकी दी थी उसको उन्होंने 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सऊदीज एंड यूएई टेक स्टेप्स टूवर्ड्स जॉइनिंग ईरान वॉर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग ने पब्लिश की है। इसके साथ साथ अगर हम शराइत देखें कि किसी भी किस्म की अगर मीडिएशन होनी है, डिप्लोमेसी होनी है, तो उसके लिए ईरान ने जो शराइत रखी हैं वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से रखी हैं। कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो अंडर प्रेशर हैं या वो चाहते हैं कि ये सारा मामला जो है ये रैप अप हो। अगर कोई जल्दी में लग रहा है और अगर कोई ब्लिंक कर रहा है तो वो यूएस है। ईरान की कोर कंडीशंस क्या हैं फॉर दीज नेगोशिएशंस, वो अगर मैं आपके सामने रखूं, इमीडिएट सीज फायर, फ़ौरन जंग को रोका जाए, और उन्होंने कहा है स्टॉप द मिलिट्री कैंपेन फर्स्ट एंड देन टॉक। और अभी ये जो मैंने आपको खबरें सुनाई हैं इसमें कहीं भी जंग नहीं रुक रही, तो उनकी पहली शर्त ही ये है कि आप पहले जंग को रोकें, उसके बाद बातचीत होगी। इसके अलावा आप गारंटीज़ दें, बाइंडिंग गारंटीज़, ये वही वर्ड है जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए यूज़ किया है कि हमें आप गारंटीज़ दें कि आप दोबारा अटैक नहीं करेंगे, और उसमें ज़ाहिर है कोई गारंटर्स होने चाहिए या कोई पेनल्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। वॉर डैमेजेस के कॉम्पनसेशन दें, ये उनकी नेक्स्ट डिमांड है। साथ साथ वो कह रहे हैं कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम, हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ना बंद होगा ना आपकी इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे पास रहेगा और आप इसे रिकग्नाइज़ करें स्ट्रेटेजिकली। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ मलाका है, सबको पता है वहाँ पे नेवल प्रेजेंस किसकी है, कंट्रोल किसका है, यूएस का है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी आप दुनिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में, जैसे और जगहों पे आपने लोगों का कहीं पे कंट्रोल होना एक्सेप्ट किया हुआ है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा इनडायरेक्ट टॉक्स ओनली, वो डायरेक्ट टॉक्स के लिए तैयार नहीं है। और बॉटम लाइन क्या है, वी विल टॉक बट ओनली आफ्टर यू स्टॉप द वॉर, कॉम्पनसेट अस एंड स्टॉप थ्रेटनिंग अस। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ डेडलॉक, इट इज़ अ स्टेलमेट। स्टेलमेट फॉर whom? दिस इज़ ओनली टाइम विल टेल, बिकॉज मैं अगर ये कहूँ कि ये किसके लिए होगा वो एक पर्सनल ओपिनियन होगा। बट मैं अभी आपके सामने कुछ 3 ट्रैप्स ऐसे रखने लगी हूँ जिसमें यूएस इस वक्त स्टक है, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को रीलुक करना पड़ेगा। वेदर दे आर रेडी फॉर इट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये शराइत ही ऐसी हैं कि इनको देखते हुए अगर वॉर बंद होती है तो ये सीधी सी जीत होगी ईरान की। ना वाशिंगटन के जो थिंक टैंक्स हैं जो कि बैक्ड बाय इजराइल हैं कुछ, और कुछ अमेरिकन हैं, चैनल 12 है, एसोसिएटेड प्रेस है, एक ईरान इंटरनेशनल है, अटलांटिक काउंसिल है, ये सब बता रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट के ज़रिए से बैक चैनल नेगोशिएशंस हो रहे हैं। एक्सियस ने भी रिपोर्ट किया है कि एक यूएस ऑफिशियल ने ये कंफर्म किया है कि सीनियर रिप्रेजेंटेटिव इन तीनों मुल्कों के जो हैं वो अलहदा वाइट हाउस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ से बातचीत कर रहे हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी उसमें इन्वॉल्व हैं और मीडिएशन चल रही है, लेकिन बहुत खामोशी से। एसोसिएटेड प्रेस कंफर्म कर रही है कि ये जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं थ्रू इजिप्ट, टर्की एंड पाकिस्तान, ये ओवर द वीकेंड तो बहुत इंटेंसली हुए। क्यों? क्योंकि ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमले की धमकी दी थी
डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको रोकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इन मुल्कों के लिए। सो गल्फ डिप्लोमेट सिंपली कह रहा है कि हम उसमें तो कामयाब हो गए हैं क्योंकि 5 दिन के लिए उसको डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया है। रीजनल एनालिस्ट का कहना है कि मीडिएशन एफर्ट्स हो रही हैं, रियल हैं, लेकिन बहुत खामोशी से हो रही हैं, और रिपोर्ट ये है कि यूएस ईरान मीटिंग जो है वो शायद नेक्स्ट वीकेंड में या इस वीक में इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान की कैपिटल में, जिसमें सीनियर अमेरिकन लीडरशिप जो है शायद शिरकत करे। व्हेन आई से सीनियर अमेरिकन लीडरशिप तो उसमें जैरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ हैं, जेडी वैंस का नाम भी आ रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने क्लियरली कहा है कि अगर दोनों साइड्स चाहती हैं तो इस्लामाबाद इज़ रेडी टू मीडिएट। एट द सेम टाइम वाशिंगटन ने स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन पावर टारगेट्स जो 5 डेज़ के लिए पॉज किया है और कॉन्वर्सेशंस जो हो रही हैं तेहरान के साथ, उसको प्रोडक्टिव का नाम दिया है। ईरान पब्लिकली डिनाई कर रहा है कि कोई फॉर्मल नेगोशिएशंस नहीं हो रही, लेकिन उसकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री एडमिट करती है कि मैसेजेस ज़रूर एक्सचेंज हो रहे हैं थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज़। सो गैप है उसमें जो कहा जा रहा है पब्लिकली और जो प्राइवेटली हो रहा है, और यही डिप्लोमेसी होती है। और इसमें मैंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने रखी। वॉल स्ट्रीट जर्नल मुस्तकिल ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई इस जंग में यूएस के साथ खड़े हैं और इसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं। इस सारे सिनेरियो में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि ये मामला डिप्लोमेसी से हल होगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो बहुत कॉमन फैक्टर होता था पहले के तनाज़ात में, उसमें EU, नेटो, उसमें यूनाइटेड नेशंस, उसमें रीजनल ब्लॉक्स जो रोल प्ले करते थे, उसमें से मिडल ईस्ट भी निकल गया है क्योंकि वो तो ख़ुद इस वक्त पार्ट ऑफ द वॉर है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ईरान के सामने खड़े हैं अरब कंट्रीज सारे। उसके बाद जो एक डर्थ है या जो एक कमी है मीडिएटर्स की, उसको ओमान ने पूरा किया, उसको ख़त्म कर दिया गया, बाद में वॉर स्टार्ट करके उसको भी बम्बार्ड किया गया। अब पाकिस्तान तक मामला आना, टर्की तक मामला आना और इजिप्ट तक मामला आना, ये कामयाब अगर नहीं होता तो आई एम अफ्रेड कि हम कोई भी बफर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हु विल स्टेप फॉरवर्ड, कौन है जो इस चीज़ को रोकेगा, वो बफर दोबारा क्रिएट नहीं होगा अगर इस स्टेज पे ये गुफ्तगू और ये मीडिएशन कामयाब नहीं होती। हैविंग सेड दैट, इस सब में इज़राइल मिसिंग नहीं है। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत क्लोजली करता है यूएस इज़राइल के साथ। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि क्या सीरिया के ऊपर मुस्तकिल अटैक्स करते हुए, वहाँ पे जितना इलाका अपने कब्ज़े में कर सकते हैं वो करते हुए, लेबनान में बॉम्बिंग करते हुए, वेस्ट बैंक में जो कुछ कर रहे हैं वो करते हुए, इस वॉर के शेडो में जो वहाँ मुस्तकिल वो अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है और हम इसे वापस ले रहे हैं, क्या वो इन नेगोशिएशंस को कामयाब होने देंगे? द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि अगर वक्ती तौर पे, क्योंकि इस वक्त एनर्जी शॉक बहुत बड़ा है दुनिया में, ये वॉर रुक भी जाती है तो कितने दिन के लिए? और थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो तीसरा मरहला होगा वो फिर इससे एक स्टेप आगे जाएगा, तो दुनिया को उसके लिए क्या तैयारी करनी होगी? सो यूनाइटेड स्टेट्स को ज़रूरत क्या पड़ रही है कि वो ब्लिंक करे? उसको क्या ज़रूरत है कि वो अग्री करे फॉर नेगोशिएशंस, जबकि वो बार बार नेगोशिएशन करके उसे बम्बार्ड भी कर चुके हैं। बट मैंने आपको कहा था कि सिनेरियो बिल्डिंग में या तो ये बहुत लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, बहुत हैवी डैमेज करेंगे और बैकआउट कर जाएंगे और कहेंगे कि हम अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑल आउट वॉर प्लान की हुई थी और उनका ख्याल था कि ये इसको 1-2 हफ्तों में जीत लेंगे, वैसा नहीं हुआ। चीज़ें ग्लोबल लेवल पे चली गई हैं, एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे क्रिएट हो गए हैं, तो दे आर स्टक एंड दे आर नॉट स्टक फॉर वन रीज़न। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ फेसिंग 3 स्ट्रक्चरल ट्रैप्स, और वो ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो शायद उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं किया था कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में उनको इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट करेंगे, और ये कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए सस्टेन करना या जीतना या लंबा लेके चलना, क्योंकि 20-20 साल जंगें लड़ने का आदी है यूएस, इनको शायद नहीं मालूम था कि ये कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन मीडिएशंस के ज़रिए से अगर कोई ऑफ रैम्प, कोई अर्जेंट ऐसा सिनारियो क्रिएट होता है जिसमें वो समझें कि हम इसमें से निकल सकते हैं, तो वो यकीनन कोशिश करेंगे इस ट्रैप में से निकलने की, बिकॉज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी पूरी दुनिया भुगत रही है। और स्पेशली
व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कंज्यूमर की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। अमेरिकन कंज्यूमर भी उतना ही सफ़र कर रहा है जितना एक पाकिस्तानी या ईरानी कंज्यूमर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज ट्रैप्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ट्रैप नंबर 1 इज़ द मनी ट्रैप, पेट्रो डॉलर अंडर स्ट्रेस। और यूएस को यकीन था कि इसको तो शायद कभी कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। इस ट्रैप को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमें वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे जाना पड़ेगा। 1944 में ग्लोबल पावर्स एक स्मॉल टाउन में, जिसे ब्रेटन वुड्स कहते हैं, बैठी। फैसला ये करना था कि पोस्ट वॉर फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होगा। वॉर तो ख़त्म हो गई है, हमने जीत भी ली है। सवाल ये है कि दुनिया की इकोनॉमी कौन लेके चलेगा, कौन लीड करेगा। और जवाब बड़ा सिंपल था कि यूएस डॉलर इसको लीड करेगा, क्योंकि जाहिर है उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी यूएस की ही थी और उन्होंने जंग भी जीती थी उसकी बुनियाद पे। और यूँ डॉलर जो है उसको अमेरिकन गोल्ड से बैक किया गया। अमेरिका वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी स्टिल स्टैंडिंग उस सारे सिनेरियो में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी। सो इस बात की सेंस भी बनती थी। सो डॉलर जो है वो एक तरह से यूँ समझें कि लैंग्वेज बन गया ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सारी मेजर ट्रेड जो है वो डॉलर में होना शुरू हो गई। 1971 में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जिसमें अमेरिका वॉज ऑलमोस्ट ब्रोक। वाई? क्योंकि उसने इतना स्पेंड किया ऑन द वियतनाम वॉर लंबी होती चली जा रही थी, उसमें फंस चुके थे और इतना ज़्यादा स्पेंडिंग हो गई थी कि उसको मज़ीद सस्टेन करना मुश्किल होता जा रहा था। सो प्रेसिडेंट निक्सन ने एक ड्रामेटिक डिसीजन लिया। उन्होंने डॉलर को गोल्ड से डी लिंक कर दिया और जाहिर है उनके जहन में एक और प्लान था और उस प्लान को लीड कर रहे थे हेनरी किसिंजर। सो फ्यू ईयर्स लेटर हेनरी किसिंजर जो हैं 1970s में सऊदी अरेबिया गए और एक डील की। वो कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपकी किंगडम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको वेपन्स भी देंगे, आपको पावर में भी रखेंगे। इन रिटर्न सऊदी अरेबिया और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़, वो जो ऑयल सेल करेंगे वो एक्सक्लूसिवली यूएस डॉलर में सेल करेंगे। सो 1975 में ये सिस्टम लागू हो गया। ऑयल की प्राइसिंग डॉलर्स में होना शुरू हो गई। और क्योंकि ऑयल की किसको ज़रूरत नहीं है, हर मुल्क जो कुर्राए अर्ज़ पे मौजूद है उसको ऑयल की ज़रूरत है, तो फिर ऑयल के लिए पहले डॉलर्स की ज़रूरत होगी। ये नया सिस्टम था। जहाँ जहाँ फॉरेन बैंक्स में मुल्कों के लोगों के डॉलर्स मौजूद थे वो वापस अमेरिका में आना शुरू हो गए। यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ख़रीदना शुरू किए गए और यूँ फंड की गई अमेरिकन इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल, essentially giving America a permanent loan from the entire world. This is why this is called petrodollar. So this petrodollar is the real engine of American power. चाहे आप मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें या उसकी ग्लोबल डोमिनेंस की बात करें, असल में ये आपका पेट्रो डॉलर से जुड़ा हुआ सिस्टम है जो इतनी एक्सेस देता है और इतनी लेवरेज देता है यूएस को। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, पहले ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑयल इकोनॉमी की बातें हो रही थी, लेकिन ये जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है, नैरो चोक पॉइंट जहाँ से रफली दुनिया का 1/5 ऑफ द एंटायर ऑयल सप्लाई गुजरता है एवरी सिंगल डे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ईरान ने रूल्स चेंज कर दिए। सिर्फ उसको ब्लॉक कर देना कोई डिफरेंट चीज़ होता, सेफ पैसेज देना एक डिफरेंट गेम होता, लेकिन ये कहना कि जो चाइनीज़ युआन में पे करेगा वो यहाँ से गुजर सकता है और जो डॉलर्स में पे करेगा वो नहीं गुजरेगा, इट सिंपली मीन्स इट टू कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न ड्रिवन इकोनॉमिक सिस्टम एंड दिस इज़ अ शिफ्ट। वो सिस्टम जो हेनरी किसिंजर ने बिल्ड किया था कि ऑयल सिर्फ डॉलर्स में ट्रेड होगा, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा ब्लो है, डिसरप्शन है। ये उसको वीक कर रहा है और यहाँ से चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, ज़ाहिर है पीछे की तरफ नहीं जाएंगी। सो दिस इज़ द मोमेंट when oil has started to be traded in different currencies, और ये इस वॉर के दौरान हो रहा है। This is why the petrodollar कॉन्सेप्ट या पेट्रो डॉलर का जो इंजन है, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है अमेरिकन इकोनॉमी का, ये उसको डायरेक्टली हिट किया है ईरान ने। इससे होगा क्या, दुनिया को अगर कम डॉलर्स चाहिए होंगे तो इट मीन्स कि अमेरिका के पास लेस फंडिंग जारी होगी, और अगर उसने अपने डेट को और ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस को बैलेंस में रखना है तो बैलेंस में रखना तो दूर की बात है, उसके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मल ब्लो टू द फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम। ईरान ने उसको चैलेंज कर दिया है। यहाँ ये याद रखिए, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स कोलैप्सिंग, आई एम सेइंग इट इज़ बीइंग चैलेंज्ड, और इतना स्ट्रेस ही इकोनॉमी में काफ़ी होता है एट वन पॉइंट। ये जो पेट्रो डॉलर ट्रैप है,
इसी को आप दूसरे ट्रैप के साथ लिंक करें कि आपके पास एम्यूनेशन ख़त्म हो गया है, यू हैव एन एम्प्टी गन। इन अदर वर्ड्स, मैगजीन डेप्थ प्रॉब्लम, जिसके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल में वीलॉग किया था। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन जो किसी वॉर में हो सकती है और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है वो ये हो सकती है कि आपके पास शूट करने के लिए बुलेट्स ही ख़त्म हो जाएं। सो अमेरिका इज़ एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ बुलेट्स। थिंक इट दिस वे कि आपने एक बहुत लंबी जंग लड़नी है, आपके पास बहुत पावरफुल वेपन्स हैं, लेकिन आपके पास जो फायरिंग कैपेसिटी है उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा हैं। आपने यमन में भी फ़ाइट करना है, सीरिया, ईरान, हर जगह आप बार बार बेतहाशा बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो फैक्ट्री के स्पीड पे वो बुलेट्स क्रिएट करेगी। अगर आपकी फैक्ट्री स्लो हो जाए और आपके पास वो प्रोडक्शन पहुंचनी बंद हो जाए बुलेट्स की, तो क्या होगा? यानी आपकी फायरिंग स्पीड तो इतनी ज़्यादा है और आपके पास सप्लाई कम आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड मैगजीन डेप्थ प्रॉब्लम। जो इस जंग के पहले 2 दिन थे, अगर सिर्फ उनकी कॉस्ट देखें तो वो $5.5 बिलियन थे, सिर्फ वेपन्स में जो यूज़ हुए। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने ये खुद एडमिट किया है कि अगर ईरान तकरीबन 100 मिसाइल्स क्रिएट करता है 1 महीने में, तो अमेरिका सिर्फ मुश्किल से 25 या 26 इंटरसेप्टर्स क्रिएट कर सकता है टू स्टॉप देम एट द सेम टाइम। 100 कमिंग इन एंड अ फ्यू टू स्टॉप इट, ये गैप बहुत बड़ा है। सो अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें जो टॉप मिलिट्री के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने उनको ये बताया है कि वी आर रनिंग लो ऑन बुलेट्स। बाय बुलेट्स आई मीन कि आपने उनके ऊपर जो भी फायर करना है वो सारा एम्यूनेशन। उसके साथ साथ अगर शिपिंग इंडस्ट्री की मैं सिर्फ बात करूं तो डेमोक्रेसी नाउ के नाम से एक टॉक शो होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री पूरे साल में 1 शिप क्रिएट करती है, विच मीन्स कि आपने इन मेजर चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और थर्ड फैक्टर इसमें यह है कि बैटल फील्ड के रूल्स ही चेंज हो गए हैं। यूक्रेन वॉर ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया था 4 years में, लेकिन अमेरिका रिफ्यूज टू रीड इट। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ था इन यूक्रेन, जिसमें इतने ज़्यादा ड्रोन्स एक वक्त में उड़ाए गए थे कि उनको दूसरी तरफ से फायर करना और उनको इंटरसेप्ट करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था दूसरी पावर के लिए। सो अगर एक $400 का ड्रोन है, वो कहीं से भी फ्लाई कर सकता है, और उस ऑपरेशन स्पाइडर वेब की स्टोरी ही ये थी कि वो उसकी 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, और वो जो डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं स्टोरेज वाले, उसमें ट्रक्स में वो उनको लोड करके मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्क करते रहे, और उसके बाद उन्होंने उनको दूर से एक्टिवेट किया, और जब वो सब एक ही वक्त में हवा में स्प्रेड हुए और उन्होंने जाके एम्यूनेशन गिराई तो उससे बहुत तबाही हुई। तो अगर $400 का एक आपका ड्रोन है, उसमें बेसिक एक्सप्लोसिव है और वो उसको तकरीबन एक तार से बांधते हैं, यानी उसके लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है जिससे वो उससे अटैच कर सकें, वो क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है? एक मिसाल के तौर पे एक ऐसी सवारी, एक ऐसी व्हीकल जो शायद $4 मिलियन की है, तो इतनी चीप साइड अगर जीत रही है, तो आपने इसको अगर नोटिस नहीं किया कि वॉरफेयर इज़ चेंजिंग, इट्स एवॉल्विंग, और चाइना, रशिया, इन सब ने उसको बैठ के देखा, उसे ऑब्जर्व किया यूक्रेन वॉर में और उससे लेसन्स लर्न किए। सो अमेरिकन वेपन्स का जवाब क्या था कि बैटल फील्ड में चीप ड्रोन्स थाउजेंड्स की तादाद में लॉन्च कर दिए जाएं, और यूएस उसको शूट नहीं कर सकता उन सब थाउजेंड्स ऑफ चीप ड्रोन्स को अपने $1 मिलियन मिसाइल्स के साथ। तो मैथ वॉज सिंपली नॉट वर्किंग, और रशिया ने उससे भी आगे बढ़ के काम किया। उसने अपना जितना सोवियत एरा का एम्यूनेशन का स्टॉक पाइल मौजूद था उसको एक्टिव कर दिया। कहते हैं वो कोल्ड वॉर से जो थेरीज मौजूद थी और जो ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे, उसने उसकी बेस पे असलहा जो मौजूद था उसको भी यूटिलाइज़ किया और मज़ीद भी क्रिएट किया, और एक्टिव मार्केट्स में उसको सेल भी किया। सो ओल्ड फार्मूला, सिंपल फार्मूला इन अ वेरी चीप फार्मूला, इट वर्कड, और फिर एकदम से ग्लोबल सप्लाई में इस अफोर्डेबल एम्यूनेशन की डिमांड भी बढ़ गई। सो अमेरिकन एक्सपेंसिव प्रिसीजन वेपन्स एज कंपेयर टू कोल्ड वॉर एरा रशियन वेपन्स। इन अदर वर्ड्स, टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, कितनी स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये मैटर नहीं करेगा, वो कितनी ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, वो मैटर करेगा। सो इस चीप एम्यूनेशन के साथ आप कैचअप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके स्टॉक पाइल्स में कमी हो गई है, तो इट सिंपली मीन्स आपको अपनी प्रोडक्शन बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन फास्ट करने के लिए आपको ट्रैप 3 समझना पड़ेगा, दैट इज़ द सप्लाई चेन ट्रैप। प्रोडक्शन कैसे होगी?
वेपन्स बनाना, टैंक्स, जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाना, ये सब तभी बन पाएंगे जब इनको बनाने के लिए जो एक बेसिक मटेरियल होता है वो मौजूद हो, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स, स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स जो कि ज़मीन में मौजूद हैं। और चाइना तकरीबन 85% उनकी ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो ये मटेरियल्स जो हैं ये हर एडवांस वेपन में मौजूद होते हैं, मिसाइल्स हों, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रेडार सिस्टम, सैटेलाइट, और इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सो ये जो आपके पास स्टॉक पाइल्स की कमी आ रही है, आप उसको पूरा ही नहीं कर सकते, आप उससे बिल्ड ही नहीं कर सकते इन मटेरियल्स के बगैर, विच मीन्स कि राइट नाउ while US is fighting a war using the weapons जिनको बनाने के लिए उसकी डिपेंडेंसी है ऑन सप्लाई चेन, उसकी एक्सेस ही उनके पास नहीं है। और एक्सेस किसके पास है? उनके लॉन्ग टर्म राइवल चाइना के पास। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल वीकनेस और मिसकैलकुलेशन, ये एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है एट द हार्ट ऑफ अमेरिकन मिलिट्री पावर एंड स्ट्रैटेजी। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट फरीद ज़करिया वाज ट्राइंग टू कवर, कि हम तो कहीं और बिजी हो गए हैं, फोकस हमें इधर करना चाहिए था, बट इट्स टू लेट फॉर दैट। नाउ कंबाइन सप्लाई चेन डोमिनेंस विद द कंट्रोल ऑफ द ट्रेड रूट्स, ये दो चीज़ें साथ साथ काम करती हैं। सिर्फ सप्लाई चेन आपके पास हो और आपके पास ट्रेड रूट्स ना हो तो इक्वेशन कंप्लीट नहीं होती। एंड दिस इज़ वेयर ईरान कम्स इन। दुनिया के ज़्यादातर जो ट्रेड रूट्स हैं, अगर उसके ऊपर वेस्टर्न डोमिनेंस है, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेके बाबुल मंदब तक सारा जो कंट्रोल शो किया है, डिस्प्ले किया है, उसको अगर आप इस इक्वेशन के साथ जोड़ दें कि सप्लाई चेन चाइना के पास है और रूट्स ईरान के पास हैं, तो आपको इनकी कलेक्टिव पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ये समझना कि रियल पावर किस में होती है, वो कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स में होती है, ये ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत पहले समझ लिया था। सो उसने सिर्फ आर्मीज़ नहीं क्रिएट की थी, उसने एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम क्रिएट किया था जहां दुनिया के सारे क्रिटिकल पैसेजेस जो हैं उसके ऊपर उसकी डोमिनेंस थी, जैसे स्विस कैनाल, केप ऑफ गुड होप या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो जो भी ग्लोबल कॉमर्स को कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए सिंपली इन पैसेजेस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और अगर ग्लोबल कॉमर्स और ग्लोबल पैसेजेस किसी के पास आ जाएं, तो यू बिकम व्हाट ईरान हैज़ बिकम एंड नोबडी सॉ इट कमिंग। तो जब ब्रिटेन की कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुई एंड यूएस इनहेरिटेड द सेम रोल, तो यूएस नेवी ने बिल्कुल उसी तरह इन पैसेजेस के ऊपर अपना कंट्रोल दुनिया में संभाल लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनमें से सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है राइट नाउ। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल पासेस थ्रू इट एवरी डे, इस पर हम रोज़ बात करते हैं। जब वो बंद हुई तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, हर जगह ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट, फूड, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, डेली लाइफ, ग्रोसरीज, कंज्यूमर्स, सब की ज़िंदगी चेंज होके रह गई, सब मुश्किल में आ गए। और याद रखें, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि पूरी दुनिया का जो कंज्यूमर है वो इंटर रिलेटेड है, उसको इन जंगों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपकी ग्रोसरीज इफ़ेक्ट होती हैं और आपकी एवरीडे लाइफ इफ़ेक्ट होती है, तो जो डोमेस्टिक प्रेशर्स बिल्ट होते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है उनके आगे खड़ा होना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कहती है कि इस वक्त जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं या जो इस वक्त एनर्जी इमरजेंसी क्रिएट हुई है, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे सवेयर है। सो ये किसने क्रिएट की है? दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ईरान। सो ईरान की स्ट्रैटेजी को समझें कि उसका मकसद तो यूनाइटेड स्टेट्स को मिलिटरीली डिफीट करना है ही नहीं। उसको क्या करने की ज़रूरत है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को जितना कॉस्टली बना सकता है वो बनाए, और वो उसने बना दिया है। आई टोल्ड यू कि वो कितने चीप ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं और वो किस तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं एसिमेट्री के ज़रिए से इस वॉर को। इसी तरह इस कॉन्फ्लिक्ट को अनस्टेबल बना दें, इकनॉमिकली पेनफुल बना दें और इतना मुश्किल कर दें पॉलिटिकली यूएस के लिए अपनी पब्लिक को फेस करना या अपने एलाइज को फेस करना कि उनके पास ऑप्शंस ही ख़त्म हो जाएं। ये याद रखें कि एम्पायर्स किसी एक जंग की वजह से कोलैप्स नहीं करती, बट जब भी किसी एक जंग में उनके लिए कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पावर को अफोर्ड करना, यानी कि इस जंग को इस वक्त यूएस कितना लंबा लेके जा सकता है, कितना सस्टेन कर सकता है, वो डिफ़ाइन करेगा कि वो इस जंग को जीत सकते हैं या नहीं। और ये हमारे सामने है कि इस वक्त जो पोजीशन है यूएस की, उसमें वो काफ़ी पीछे पुश हो चुका है। दीज आर द ट्रैप्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसने पुश किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो किसी भी किस्म के चैनल से नेगोशिएशंस की तरफ दोबारा आए। एक वीक होता हुआ पेट्रो डॉलर फाइनेंशियल सिस्टम,
امریکہ کے لیے فائنینشیل روم کام کر رہا ہے، ویپنز کی شارٹیج ہو رہی ہے، ویپن کی شارٹیج جو ہے وہ بہت جلدی پوری ہو نہیں سکتی، ایک بہت لمبی وار کے لیے ویپنز چاہیے ہوتے ہیں، وہ یو ایس کے پاس ہے نہیں، وچ مینس دے آر گیٹنگ ویکر. سو اٹس اے لوپ جس میں امریکہ سٹک ہو گیا ہے. مین وائل چائنا باہر سے کھڑا ہو کے اس لوپ کو دیکھ رہا ہے. ایک سنگل شاٹ اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سنگل بلٹ فائر کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. ایرانین آئل لے کے وہ اپنی اکانومی آرام سے چلا رہے ہیں، کوئی ڈسٹرپشن نہیں آ رہی. وہ امریکن اسٹاک پائلز کو ڈرین ہوتا دیکھ رہے ہیں. دے آر واچنگ پریشر بلٹ آن دا ڈالر. دے آر واچنگ alliances not coming together. اور نیپولین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ never interrupt your enemy when he is making a mistake. So China is not interrupting. But again, I would say, I'm not saying that America is collapsing. اس کی جو ملٹری پاور ہے، کیپیبلٹی ہے، یقیناً وہ اس کے الائنسز آج اگر اس کے ساتھ آ جائیں تو ایکویژن چینج ہو سکتی ہے. بٹ a lot is shifting in the global order. United States is moving from a country جو کسی کے بھی ساتھ کتنی بھی لمبی کہیں بھی جنگ لڑ سکتا تھا. That is changing. اب اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں انگیج کرنا ہے، کتنی دیر تک کرنا ہے، اور کیا وہ یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ کے سرکل بہت کلوز ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے نہیں لیتے، آپ اسمال گروپس میں بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اسٹریٹجک ویژن نہیں رہتا آپ کا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کو جنگوں کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، لیڈنگ فرام ون وار ٹو اندر، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. اس وقت جس آف ریمپ کی یا جس بہانے کی ضرورت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یو ایس کو اس وار سے نکلنے کے لیے، اس میں لیٹس سی پاکستان، ٹرکی اور ایجپٹ کیا رول پلے کرتے ہیں. دس از یٹ ٹو بی سین. لیکن یہ وار جب بھی رکے گی، اگر اس کے جو بنیادی نکات ہیں جو کہ ایران نے لکھ کے دیے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اگر اس پہ یو ایس ایگری کر جائے اور اسرائیل ایگری نہ کرے تو پرابلم وہیں کی وہیں رہے گی. So let's see where the world is going. But of course a lot is changing. اور کہا جاتا ہے کہ جو اپرچونٹی ہے وہ کرائسس میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے اس کو صرف لوکیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. ایران از دا بیسٹ ایگزامپل آف دیٹ. رشیا اینڈ چائنا، ان کی اسٹریٹجی از دا بیسٹ ایگزامپل آف دیٹ. اینڈ مے بی دیٹ از وائی جب ابھی اس جنگ کا نام نشان نہیں تھا کہ ان کی نیول ایکسرسائزز یہاں پہ ہو رہی تھیں، شاید اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا چاہیے تھا یو ایس کو. اسی طرح جب یوکرین میں بہت زیادہ ڈیفیٹ ہو رہی تھی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یوکرین کے ساتھ سارا نیٹو کھڑا تھا، تو اس وقت ذرا ڈرون وارفیئر کو دیکھ لینا چاہیے تھا. سو دیر آر لیسنس ٹو بی لرن. بٹ دین یہ وار ہے، اور وار میں ایٹ ٹائمز آپ کا پرائڈ شاید آپ کو روکتا ہے لیسنس لرن کرنے سے. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.